नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम द्विवेदी युग से संबंधित PYQs पर चर्चा करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। ये दोनों ही बातें द्विवेदी युग से संबंधित है। अब कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये हम देखेंगे। तो द्विवेदी युग के संबंध में कथन इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर रहा है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्धि के आधार पर द्विवेदी युग नाम पड़ा। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं। अक्सर अभ्यर्थी महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी में संशयग्रस्त हो जाते हैं। तो इन दोनों में आप याद रखें कि द्विवेदी युग जब हम कहेंगे तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, साथ के साथ देखते चलते हैं। देशभक्ति, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, वर्णन प्रधान कविताएं, मानव प्रेम, प्रकृति चित्रण, खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। तो ये 6 महत्वपूर्ण विशेषताएं द्विवेदी युग से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने के योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किनका है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। तो साकेत के विषय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे आइए समझते हुए चलते हैं। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत 1931, याद रखेंगे कि प्रकाशन वर्ष क्या है साकेत का, 1931। तो हो सकता है ये प्रश्न ना आए, लेकिन जो व्याख्याएं साथ के साथ हम समझते हुए चल रहे हैं वो हमारे काम की है। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया परीक्षा में, साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आप उत्तर देंगे 1931। तो इसलिए जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ PYQ के माध्यम से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न हूबहू नहीं आए, लेकिन भाषा बदलकर प्रश्न ऐसे ही आएंगे। तो द्विवेदी युग पढ़ने के लिए आप केवल इस PYQ को ही देख लें, काफी है आपके लिए। तो आइए आगे समझते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत 1931 ईस्वी में राम कथा पर ही आधारित है। राम को यहाँ आधुनिक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो साकेत की पहली विशेषता पता चल गई। किनके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में उर्मिला प्रधान चरित्र है, ये भी एक मुख्य बात है, एक मुख्य तथ्य है। उसका नायक लक्ष्मण से वियोग एवं वियोग में उसकी अधीरता और साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ण विषय है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग है। साकेत शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का है। अर्थ क्या है साकेत का? अयोध्या। इसमें कितने सर्ग है? कुल 12 सर्ग है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता शीर्षक लेख से मिली। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ हम देख पा रहे हैं। तो अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर द्विवेदी युग से कोई भी प्रश्न आता है तो मान के चलिए इसी के अंदर से आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप है, वह है
क्या है वह देखते हैं। विरहणी नायिका का, प्रेयसी का, समाज सेविका का, ग्रामीण बाला का। तो क्या है, प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है समाज सेविका का। हरिओद ने 3 प्रबंध काव्य लिखे जो निम्न हैं। पहला प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में, पारिजात 1937 ईस्वी में, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित ये 3 प्रबंध काव्य और तीनों के प्रकाशन संग्रह, प्रकाशन वर्ष के साथ हम यहाँ देख पा रहे हैं। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। हरिओद द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 ईस्वी में एक रीति ग्रंथ है। रस कलश डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो आधुनिक काल का सूरदास कौन हुए? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। कौन सा नहीं है? पंचवटी, सिद्धराज, नहुस, पथिक। तो पथिक खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। पथिक खंड काव्य की रचना 1920 ईस्वी में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा की गई। अन्य सभी विकल्प पंचवटी, सिद्धराज और नहुस मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य हैं। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी काव्य नामक काव्य लिखा है। जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, काबा और करबला मैथिली शरण गुप्त के अन्य प्रमुख खंड काव्य हैं। आगे बढ़ते हैं, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगामी परीक्षा में हो सकता है कि हूबहू यही प्रश्न आ जाए। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है किसे? प्रिय प्रवास को, यशोधरा को, साकेत को और विष्णु प्रिया को। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास को माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म अप्रैल 1865 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, वैदेही वनवास 1941 ईस्वी, चुबते चौपदे 1924 ईस्वी, चोखे चौपदे 1932 ईस्वी आदि। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साकेत महाकाव्य, यशोधरा महाकाव्य, विष्णु प्रिया खंड काव्य, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं। आगे देखते हैं, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन की संपादित रचना के संदर्भ में है। विनय पत्रिका, लाल चंद्रिका, बिहारी रत्नाकर, कवि ग्रंथावली। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। उक्त कथन जो है बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में है, जिसके रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और बाकी जो रचनाएं जैसे कि विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की। लाल चंद्रिका लल्लू लाल की, बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की, और कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य
पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। तो ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, साथ के साथ देखते हुए चलते हैं। देवी स्तुति शतक 1892, नैसद चरित चर्चा 1899, नाट्य शास्त्र 1912, संपत्ति शास्त्र 1907, रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी, वाग्य विलास 1930 ईस्वी, विचार विमर्श 1931 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती है? प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रभृति सभी काव्य रूपों का प्रचलन, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग, आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल। तो हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती है। द्विवेदी युगीन जो काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं उसे देख लेते हैं। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत सभी काव्य रूपों का प्रचलन था। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध, आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल, मानव प्रेम व प्रकृति चित्रण। आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? अर्जन, द्वापर, यशोधरा, झंकार। तो इसका उत्तर होगा यशोधरा। इसका प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। और रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त ने नाट्य शैली पर की है। नाट्य शैली पर इसकी रचना हुई है। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण है। इसकी एक पंक्ति द्रष्टव्य है। सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। गुप्त जी ने साकेत 1931 ईस्वी में महाकाव्य लिखा, पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। तो साकेत की रचना के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना है। इनकी अन्य रचनाएं भारत भारती, झंकार, द्वापर, जयद्रथ वध, रंग में भंग आदि। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनोविनोद 1, 2 और 3 किसकी रचनाएं हैं? किसकी रचना है? मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक, सेनापति। तो मनोविनोद जो है 1882 ईस्वी, भाग 1, 2, 3 श्रीधर पाठक का ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य है। ब्रज भाषा में श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है। इनका कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित एक अन्य मौलिक काव्य है। तो मनोविनोद और कश्मीर सुषमा ये मौलिक काव्य हैं, लेकिन ब्रज भाषा में रचित है, तो ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ये महाकाव्य था। तो श्याम नारायण पांडे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। हल्दी घाटी तथा जोहर 1945 ईस्वी इनका महाकाव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखते हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त।
भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं और इस रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल प्रेरणा कहाँ से ली गई है भारत भारती की। इसी रचना को लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा था। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी थी। और किस रचना के लिए? तो भारत भारती के लिए। इसका प्रेरणा स्रोत क्या है मैंने अभी बताया है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? तो खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में, ब्रज और अवधी में। तो आधुनिक काल के काव्य में कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाती थी। अयोध्या प्रसाद खत्री ने सन 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। आधुनिक काल में काव्य की भाषा को खड़ी बोली के रूप में स्थापित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास और सीता का करुणापूर्ण चित्र। देखते हैं क्या है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं। इसका वर्ण विषय कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति है। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे जो निम्न है। प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1940। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक प्रश्न पर चर्चा की थी कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। देखिए उसी प्रश्न को सिर्फ रचयिता, रचनाकार की जगह रचयिता लगाकर इस प्रश्न को फिर से दोहराया गया है। तो उत्तर आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, चौखे चौबते और रस कलश। तो रस कलश 1931 ईस्वी ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। रस कलश के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। और हरिओद कृत ठेठ हिंदी का ठाठ भी किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1899 और अधकिला फूल 1907। हरिओद कृत चुभते चौपते बोलचाल कृतियों को मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिओद जी की प्रमुख काव्य कृतियां प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, पद प्रसून्न, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श आदि है। प्रिय प्रवास पर हरिओद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हरिओद द्वारा कृत ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों से अभी हम अवगत हुए हैं जो कि द्विवेदी युग से संबंधित हैं, आगामी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आप अपने धैर्य को बनाए रखें और इस वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, सिद्धराज, नहुस और चंद्रहास। कृष्ण काव्य कौन सा है? तो द्वापर है। 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। मैथिली शरण गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया है। द्वापर में 16 खंड है। अंतिम खंड सुदामा बाद में जोड़ा गया है। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 ये इनका समय काल है, ठीक है। 1886 से 1964 ईस्वी को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां अभी मैंने उन पर चर्चा की है, प्रमुख कृतियों पर, और गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो आगे हैं उन पर मैं चर्चा कर चुकी हूं। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास, उर्वशी, साकेत, कामायनी। तो यह प्रकृति चित्रण प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। 3 प्रबंध काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी है, जिन पर चर्चा हमने अभी की है। आगे बढ़ जाते हैं। दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? तो अभी हमने इस प्रश्न पर चर्चा की, यह पंक्तियां प्रिय प्रवास से ली गई हैं। अब कुछ तथ्य हमने पढ़े हैं, उनसे देखिए अब अगला प्रश्न बनता है, क्या है? पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? अभी हमने इस पर चर्चा की है। हरिओद, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। पारिजात जो है 1937 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है। इनकी 2 अन्य काव्य कृतियां प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध, दिनकर। कुणाल गीत मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। इनके अन्य प्रमुख खंड काव्य जयद्रथ, बध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुस, जय भारत, शकुंतला, विष्णुप्रिया आदि। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है? भारत भारती, द्वापर, साकेत, पंचवटी। आइए प्रश्न के उत्तर पर चर्चा करते हैं। तो उत्तर है मैथिली शरण गुप्त ने साकेत 1931 ईस्वी ग्रंथ की रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता से प्रेरणा पाकर की थी। तो आप सभी को पता है साकेत, क्योंकि इससे पहले भी प्रश्न में हमने इसके उत्तर की चर्चा की है। और साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। इस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की केंद्रीय भूमिका है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है, इसका उत्तर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित रामचंद्र शुक्ल, भरतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो साहित्यिक गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते थे। कौन? मैथिली शरण गुप्त, अपना साहित्यिक गुरु। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना कब की? 1931 ईस्वी में। गुप्त जी को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। काल क्रम जो होता है, कौन सा रचना पहले रचित है, प्रकाशित है और कौन सा बाद में? आइए उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही काल क्रम है? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी और साकेत। तो ये 4 रचनाएं हैं, इनका सही कालक्रम कौन सा होगा? तो उत्तर यही है, रंग में भंग 1909 ईस्वी में, भारत भारती 1912 में, पंचवटी 25 और साकेत आपको पता ही है 1931 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम। अब कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उन्हें साथ के साथ देखते हुए चलते हैं। तो रंग में भंग कब रचा है? 1909 ईस्वी में। जयद्रथ बध 1910 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और अक्सर परीक्षाओं में इनका कालक्रम पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के ऐसे कवि थे जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। तो ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि
ब्रजभाषा में बहुत कम रचनाएं हुई हैं द्विवेदी युग में, अधिकतर काव्य खड़ी बोली में रचे गए, तो ये विशेष बन जाते हैं और परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर और इनका पूरा काव्य ब्रजभाषा में, कौन कौन सा काव्य है ये भी देखते हुए चलते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के विषय में पूर्ण जानकारी हम यहीं से प्राप्त कर लेंगे। प्रमुख कृतियां: उद्धव शतक, गंगावतरण, वीराष्टक, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, हिंडोला, समालोचना दर्श आदि। और इनके संपादित ग्रंथ है बिहारी रत्नाकर ही तरंगणी, सुरसागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी पर अभी हमने चर्चा की थी, तो वही प्रश्न, श्याम नारायण पांडे इस प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, राम कथा का चित्रण, रहस्य का वर्णन। तो हमने अभी पढ़ा है कि मुख्य उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना, थोड़ी देर पहले हमने व्याख्या पढ़ी है, और इनकी समस्त रचनाओं का कालक्रम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। तो आगे बढ़ते हैं। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था, और जबकि राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 1905 ईस्वी में, 15 सितंबर 1905 ईस्वी में। राम नरेश त्रिपाठी सुल्तानपुर के कोयरीपुर ग्राम में 4 मार्च 1889 ईस्वी को। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिला शाजापुर के समीप भयाना गांव में 8 दिसंबर 1897 ईस्वी को हुआ था। तो सभी रचनाकारों का जन्म वर्ष तिथि के साथ मैंने यहाँ आपको अभी अभी बताया, जो कि महत्वपूर्ण है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती 1912 ईस्वी से उद्धृत है, और इनकी जो जो रचनाएं थी आपको मैंने पहले ही बता दी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। समालोचना दर्श के शीर्षक से एसेस ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतल मेघ। तो अभी अभी हमने समालोचना दर्शन के विषय में पढ़ा है। किसने किया है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एसेस ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श 1897 ईस्वी को नाम से पदात्मक अनुवाद किया है। आगे बढ़ते हैं। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। कौन सा काव्य नहीं है? वैदेही वनवास, बाल विधवा, जॉर्ज वंदना, भारतोत्थान। तो वैदेही वनवास जो है वो श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, बल्कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है, और इनकी समस्त रचनाओं पर हमने इससे पहले ही चर्चा कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे देखते हैं। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है कितनी है? तो सर्गों की संख्या हरिओद के प्रिय प्रवास में 17 है। अभी हमने चर्चा की थी जब इनकी रचनाओं पर चर्चा कर रहे थे। पारिजात में 15 सर्ग हैं, वैदेही वनवास में 18 सर्ग है, और ये तीनों ही महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिओद के द्वारा। मैथिली शरण गुप्त साकेत में 12 सर्ग है, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है। जयशंकर प्रसाद कामायनी, ये महत्वपूर्ण है। कामायनी में कुल कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। याद रखिए इसे, इन तथ्यों को याद रखें। आगे बढ़ते हैं।
प्रेम शतक के रचनाकार हैं, कौन है? तो प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि हैं, हरि प्रसाद द्विवेदी इनका पूरा नाम है। और इनके अन्य रचनाएं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वीर सतसई है 1927 ईस्वी, चरखा स्तोत्र आदि। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां क्या है? गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला, श्रृंगार लहरी। अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 तक इनका समय है। और इनकी कृतियां क्या है? पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो हरि। आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्या है? नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता है, कौन है? तो नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता गुरु भक्त सिंह है। ठीक है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? अभी हमने चर्चा की है किस कवि के साथ जुड़ा है रत्नाकर शब्द, किस कवि का उपनाम है। प्रश्न की भाषा बदल कर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसे ध्यान रखें। रत्नाकर उपाधि ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास के साथ जुड़ी है। भरतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि थी और प्रेम घन बद्रीनारायण चौधरी की उपाधि थी, जिसकी चर्चा हमने पिछले कक्षा में की है। आगे बढ़ते हैं। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा की दृष्टि से, आइए इसे देखते हैं। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी, सांध्य अटन। तो इसका कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक और सांध्य अटन। और इनकी प्रमुख रचनाएं कालक्रम के साथ हैं, यहाँ देख लेते हैं। मनोविनोद 1882 ईस्वी, हिमालय 1885 ईस्वी, एकांतवासी योगी 1886, जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी, उजड़ ग्राम 1889 ईस्वी, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी, श्रांत पथिक 1902, ऋतु संहार कश्मीर सुषमा 1904, वनाष्टक 1911, देहरादून 1915, स्वर्गीय वीणा धन विजय सांध्य अटन 1918, भारत गीत 1928 ईस्वी आदि। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? तो श्रांत पथिक नाम से इस कृति का अनुवाद खड़ी बोली में श्रीधर पाठक ने किया है। गोल्ड स्मिथ के अन्य ग्रंथ हरमिट का एकांतवासी योगी नाम से और डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं। अब त्रिशूल उपनाम किनका है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल है। ठीक है। ये श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावना की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। ये खड़ी बोली में कवित्व सेवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बरी। आगे बढ़ते हैं। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कविरत्न है। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भ्रमरदूत और प्रेम के लिए, देश की मातृभूमि की वंदना, प्रशंसा और वेदना में उन्होंने 2 दर्जन से अधिक कविताएं लिखी है। होरेसस, उत्तर रामचरितम और मालती माधव का भी आपने अनुवाद किया है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। उद्धव शतक में छंद है, कितने छंद हैं? तो उद्धव शतक में 116 छंद हैं और ये रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। ठीक है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है वो उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते हैं? जकी उपनाम से। ये भी महत्वपूर्ण है, जकी उपनाम से उर्दू में कविता करते हैं। बाकी इनकी रचनाओं की चर्चा हमने पहले की है। आगे बढ़ते हैं।
अभी जिन तथ्यों पर हम विचार कर रहे थे उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं कौन है? तो श्रीधर पाठक, हमने चर्चा की थी स्वच्छंदवाद के कौन प्रवर्तक है। श्रीधर पाठक है। ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना सन 1904 ईस्वी में की। पाठक जी खड़ी बोली में मौलिक कृतियां कौन कौन सी है? तो वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांध्य अटन और गुणवंत हेमंत। ठीक है। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? अभी हमने इस पे चर्चा की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचनाएं नहीं है? तो भ्रमर दूत रत्नाकर की रचना नहीं है। भ्रमर दूत प्रेम केली द्विवेदी योगी ब्रज भाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न की है। कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन, इस पे हमने अभी चर्चा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी पर भी हमने अभी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले कि हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की कृति है। ठीक है, अब हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उन्हें देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि सस्यकार है? ठीक है, केशवदास, पद्माकर, वियोगी हरि और सियाराम शरण गुप्त। तो वियोगी हरि जो है वो कौन है? सस्यकार है। इनका पूरा नाम क्या था? हरि प्रसाद द्विवेदी था। वीर सस्यी पर अभी हमने चर्चा की थी ना, वीर सस्यी, तो उसके रचनाकार हैं ये वियोगी हरि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चलते हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, मतलब आधुनिक काल में ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो रत्नाकर जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। अब अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे हम देखते हैं। कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी, पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? तो ये प्रशस्ति जो वचन है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। ठीक है, अब भारत भारती का फिर से प्रकाशन वर्ष आया, हमने इस पे अभी चर्चा की है। ठीक है, अब अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे देख लेते हैं। रचनाकाल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। साकेत, यशोधरा, जय भारत और द्वापर। तो हमने इनके प्रकाशन वर्ष पर अभी चर्चा की है कि कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो इसका उत्तर है साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। ठीक है, साकेत 1931 हमने अभी चर्चा की, यशोधरा 1932, द्वापर 1936 और जय भारत 1952। ठीक है, और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये फिर से इस प्रश्न को दोहराया गया है। मैंने पहले ही कहा था ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, आप देख ही सकते हैं। आगे देखिए, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, और एक और महत्वपूर्ण उक्ति है उसे साथ ही देखते हुए चलते, ये भी अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे एक महत्वपूर्ण पंक्ति है उस पर चर्चा करते हैं। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
और जो उन्होंने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लिए कहा है। आगे हम देखते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैथिली शरणगुप्त कृत यशोधरा की विधा है, क्या है? गद है, पद है, चंपू, इनमें से कोई नहीं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चंपू विधा है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान भी ये प्रश्न पूछा गया था, चंपू विधा, ठीक है। यशोधरा की विधा क्या है? चंपू विधा है, ठीक है। मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अभी कुछ तथ्यों पर हमने चर्चा की थी जगन्नाथ दास रत्नाकर की, उन्हीं से संबंधित देखिए एक प्रश्न है। जकी उपनाम तखल्लुस, जकी उपनाम तखल्लुस से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गजलें लिखता था? तो इसका उत्तर आपको पता है, कौन से कवि थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। आगे बढ़ते हैं, द्विवेदी युगीन रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है, कौन सा इसमें से महाकाव्य नहीं है? तो जयद्रथ वध जो है वो महाकाव्य नहीं है, ये खंड काव्य है। आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। तो कल्पना का अतिरेक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। ये किस काव्य की है? छायावाद की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? तो इसका उत्तर होगा राय देवी प्रसाद पूर्ण ने किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, अमल तास। आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरणगुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? जय भारत, विष्णुप्रिया, मानसी, द्वापर। तो अभी तक की चर्चा के दौरान आप समझ गए होंगे कि कौन सा नहीं है, क्योंकि हमने बार बार मैथिली शरणगुप्त के काव्यों पर चर्चा की। मानसी जो है मैथिली शरणगुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है। मानसी के रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी। इनके अन्य काव्य ग्रंथ क्या क्या है? 1917 में मिलन, पथिक, स्वप्न आदि। जबकि द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया काव्य ग्रंथ के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हमें पता ही है, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है, ठीक है। एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? तो एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक है। आगे बढ़ते हैं, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था, कौन सा था? तो कानपुर था, ठीक है। कानपुर था द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। साथ ही साथ इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है, ठीक है। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी इनके ही कृति प्रिय प्रवास को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, गोल्डस्मिथ कृत हरमिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? हमने थोड़ी देर पहले इस पे चर्चा की है, श्रीधर पाठक ने किया है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
किसने किया है? तो सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप विशेष ध्यान दें इस प्रश्न पर। क्या है? स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। ठीक है, मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, छोटे भाई थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। तो छायावाद पे जब हम चर्चा करेंगे तो मुकुटधर पांडे का नाम आता ही है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो भी प्रश्न है वो सभी किसी न किसी रूप में हमने अभी उन पर चर्चा कर ली है। ठीक है, कुछ कुछ है, देख लेते हैं उन्हें साथ के साथ। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। और इसकी समयावधि कब से कब तक माना है? 1900 से 1918 ईस्वी तक। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। समयावधि सन 1893 से 1918 तक माना है। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, क्या है? तो समाज सुधार और इतवृत्तात्मकता, मतलब बढ़ा चढ़ा बड़ी बड़ी रचनाएं करना, वर्णन प्रधान रचनाएं जो थी, ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा युग्म सही है? मिलान वाले प्रश्न हैं, तो यहाँ हम इसके उत्तर पे ही सीधे चर्चा कर लेते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन धैर्य बनाकर इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। विष्णुप्रिया खंड काव्य किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। सिद्धराज खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त। जय भारत खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, अब अगला प्रश्न है ऋतु संहार के रचयिता। ठीक है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो इसके उत्तर पे चर्चा करते हैं। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक। ठीक है, अब हम द्विवेदी युग नामकरण किया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर और सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो इसका उत्तर आप दे ही सकते हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, अब अगला प्रश्न जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? इस पे चर्चा हमने पहले ही की है, थोड़ी देर पहले अभी की है, आप देखेंगे। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ और जगत सच्चाई सार के रचयिता भी कौन है? जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत आदि सभी श्रीधर पाठक की ही काव्य कृतियां हैं। और जो अनुदित ग्रंथ है उन पर हमने इससे पहले ही चर्चा कर ली। अब प्रश्न देखिए, हिंदी में स्वच्छंदवाद का कवि कौन कहा जाता है? श्रीधर पाठक कहे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द्विवेदी युग का वो साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, कौन है? नाथुराम शर्मा शंकर। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन कौन है? अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भांडा रहस्य। आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी,
द्विवेदी युग की कविता क्या है, कैसी है ये कविता? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक, नारी चेतना परक। तो आपको पता ही उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मकता प्रमुख रूप से पाई जाती है द्विवेदी युग की कविताओं में। ठीक है, जागरण सुधार काल कहा ही जाता है और नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त के इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया गया। अभी हमने इस पे चर्चा की है उर्मिला में। ठीक है, उर्मिला। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? जागरण सुधार काल। ठीक है, अभी हमने इस पे चर्चा की है। अब अगला जो प्रश्न है, द्विवेदी युग साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो काव्यात्मकता की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, बाकी सभी प्रवृत्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न दोहराए गए हैं, अभी इन पर हमने चर्चा कर ली है। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के तथा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, जबकि जसवंत सिंह रीतिकाल के कवि हैं। तो इसका उत्तर होगा डी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, रस कलश किसकी रचना है? इसे देखते हैं। रस कलश किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है रस कलश। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं, कौन है? तो राजपूतानी आनबान की कथा है रंग में भंग काव्य कृति, और इसके राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने इसकी रचना की है, रंग में भंग। ठीक है, अब साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो नवम जो सर्ग है वो सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। ठीक है, ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। ठीक है, इस पर चर्चा हमने की है। आगे बढ़ते हैं। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो काव्य ग्रंथ की रचना रोला छंद में हुई है। ठीक है, रोला छंद में हुई है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में सूरदास की भांति गृहस्थ जीवन का सुंदर वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? तो कौन सा था? द्विवेदी युग था। ठीक है, भाषा का मानकीकरण, भाषा को स्थिर किया गया, मानक रूप जो है भाषा का उसे प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसान के रचनाकार कौन है? तो किसान के मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, साकेत में कितने सर्ग है इस पे चर्चा हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ये सारे प्रश्न हम इन पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और एक दो प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है? द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है, तो इस पे हमने अभी चर्चा ही की थी। तो स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति ये विशेषता नहीं है, बाकी तीनों इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, ये तीनों विशेषताएं द्विवेदी युगीन काव्य की है।
तो अगली कक्षा में हम छायावाद से संबंधित PYQ पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज की जो प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला है आपको पसंद आई होगी। एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे शीघ्र ही मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।